मिसेस टंडन को एक बार फिर अपने पैरों के तलवों में ठंडक महसूस हुई। हालांकि वह चंचल मॉल्सी के विचारों का अंदाजा लगा सकता था, लेकिन चूंकि वह उसे पैसे देने को तैयार थी और जगत मेहरा हाल ही में अपने एआई असिस्टेंट प्लान के लिए प्रेरणा पाने के लिए अभ्यास करने के लिए एक प्रोजेक्ट की तलाश में था और वह हर तरह की कठिन शर्तों को मानने के लिए तैयार थी, इसलिए उसके पास इनकार करने का कोई कारण नहीं था। डायरेक्टर लिन के साथ चर्चा करने के बाद जगत मेहरा ने उस नेटिजन को, जिसने पहले उन्हें जोड़ा था, यानी फोरम के पुराने दोस्त को, जगत मेहरा के काम में सहयोग करने के लिए एक टीम बनाने की तैयारी की। संयोगवश वह पुराना दोस्त नवी नगर में था और वह सीधे निर्देशक लिन से संपर्क कर सका। सामान्य तौर पर जगत मेहरा संपूर्ण फ्रेमवर्क, सिस्टम संरचना के डिजाइन और कई मुख्य मॉड्यूल की कोडिंग के लिए जिम्मेदार थे। बाकी के काम उनके पुराने दोस्त द्वारा उनकी आवश्यकताओं के अनुसार गठित टीम द्वारा कार्यान्वित किए गए थे। उस पुराने दोस्त ने यह भी कहा कि वह यह नहीं समझ पा रहा था कि निर्देशक लिन और अन्य लोग जगत मेहरा की अजीबोगरीब शर्तों पर कैसे सहमत हो गए। लेकिन चूंकि इसमें पैसा कमाने का मौका था, इसलिए उसके पास मना करने का भी कोई कारण नहीं था। यदि यह उत्परिवर्तन से पहले वाला जगत मेहरा होता, तो भले ही उसके पास 7 वर्षों का अनुभव था और वह एक टीम का नेतृत्व कर चुका था, फिर भी इस परियोजना का नेतृत्व करने में उसे थोड़ी घबराहट और दबाव महसूस हो सकता था। आखिरकार, पहले और अब वह जिस प्रकार की परियोजना पर काम कर रहा था, वह एक समान नहीं थी। लेकिन अब, सच कहूं तो, होटल के कॉफी शॉप में डायरेक्टर लिन से मिलने के 20 मिनट से भी कम समय में ही उनके पास एक बुनियादी कार्यान्वयन योजना तैयार हो गई थी। बेशक, हालांकि जगत मेहरा की सोचने और गणना करने की क्षमता अब बहुत मजबूत थी, फिर भी वह सर्वशक्तिमान नहीं था। इस तरह की अपेक्षाकृत बड़ी परियोजना के लिए श्रम विभाजन और सहयोग की आवश्यकता होती थी। अगर उसे यह काम खुद ही करना पड़े, तो जगत मेहरा कर सकता है। उसने पहले कई काम नहीं किए थे, इसलिए वह उन्हें सीख सकता था। इस लिहाज से उसकी सीखने की क्षमता में कोई कमी नहीं थी। लेकिन उनके लिए ऐसा करना निरर्थक था। जितना समय उन्होंने खर्च किया और जो प्रतिफल मिला, वह अनुपातहीन था। इस परियोजना के माध्यम से वह जिस प्रेरणा की तलाश कर रहा था, वह इनसे नहीं थी। उदाहरण के लिए, अगर वह अभी घर बनाना चाहता, तो वह डिजाइन ड्राइंग दे सकता था, निर्माण योजना बना सकता था, जगह तय कर सकता था, नींव खोद सकता था और ठेकेदार बनकर कामगारों को काम पर लगा सकता था। अगर उसके पास पर्याप्त समय और असीमित शारीरिक शक्ति होती, तो वह खुद भी एक मजदूर बन सकता था और स्टील सुदृढ़ीकरण, मोल्डिंग, कंक्रीट और पेंटिंग का काम सीख सकता था। लेकिन ये सब उसके मूल उद्देश्य के लिए मददगार नहीं थे। प्रोग्राम डिजाइन कोई कलाकृति नहीं थी। यह सब एक व्यक्ति द्वारा किया जाता था और इसका एक विशेष अर्थ या महत्व होता था। जगत मेहरा इस दौरान घर पर एकांतवास में रहकर कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार था। वह पहले इस परियोजना को पूरा करेगा और चंचल मॉल्सी से पैसे प्राप्त करेगा। उसके बाद वह वापस आकर अपनी एआई सहायक योजना पर काम करेगा। उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि अंतिम एआई सहायक चाहे कितना भी नवीन क्यों न हो, उन्हें इसे बनाना ही होगा। हालांकि अब उसका दिमाग तेज था, उसकी गणना करने की क्षमता अद्भुत थी और वह विशेष रूप से सोचने में माहिर था और कुछ ही सेकंड में योजनाएं बनाने में कुशल था। फिर भी कई ऐसी चीजें थीं जिनमें वास्तव में सहायकों की आवश्यकता थी। 3 दिन बाद खून पीने का मौसम शुरू हो जाएगा और घर पर मौजूद 6 खरगोशों का उसने पहले ही ध्यान रख लिया था, इसलिए उसे पहले कुछ और खरगोशों का स्टॉक करना था। लेकिन जैसे ही वह मोहल्ले से निकला, जगत मेहरा को कुछ असामान्य लगा। क्या कोई उस पर नजर रख रहा था? और वह उस व्यक्ति को जानता भी था। वह वही निजी जासूस था जिसने पिछली रात होटल के बाहर चुपके से तस्वीरें ली थीं और जिसकी सूचना उसने दी थी। यहां तक कि अकॉर्ड कार भी वही थी। क्या इस व्यक्ति को सार्वजनिक सुरक्षा द्वारा हिरासत में नहीं लिया गया था? लेकिन वह यहां क्या कर रहा था? जगत मेहरा बस स्टॉप तक पैदल गया और उसने पाया कि अकॉर्ड कार सचमुच उसका पीछा कर रही थी। वह स्पष्ट रूप से उस पर नजर रख रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे पता था कि उस दिन उसकी शिकायत करने वाला व्यक्ति जगत मेहरा था और वह बदला लेना चाहता था? ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसने सीधे अधिकारी चमन को इसकी सूचना दी थी। अधिकारी चमन के स्वभाव को देखते हुए,
यह असंभव था कि वह उसकी पोल खोल दे। और अगर उसे यह भी अंदाजा हो जाता कि इसके पीछे जगत मेहरा का हाथ है, तो उसे वह कार नहीं चलानी चाहिए थी, है ना? ये तो हद से ज्यादा साफ है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने जानबूझकर जगत मेहरा को इसकी असलियत दिखाई हो और उसे डराना चाहा हो? क्योंकि कोई देख रहा था, इसलिए जगत मेहरा स्वाभाविक रूप से सीधे खरगोश नहीं खरीद सका, इसलिए उसने बस ली। अपने अवलोकन से जगत मेहरा ने पाया कि निजी जासूस काफी सतर्क था। वह सीधे बस के पीछे नहीं चल रहा था, बल्कि पीछे वाली बस का इस्तेमाल करके अपनी दृष्टि को अवरुद्ध कर रहा था। इसका मतलब यह था कि उसने जगत मेहरा को डराने के लिए जानबूझकर यह कार नहीं चलाई थी, बल्कि वह वास्तव में छुपकर उस पर नजर रख रहा था। शायद थाने में अधिकारी चमन द्वारा चाय पीते पकड़े जाने के बाद इस आदमी ने चंचल मौलसी पर नजर रखने की हिम्मत नहीं की। लेकिन जब उसे खबर मिली कि चंचल मौलसी ने डायरेक्टर लिन को जगत मेहरा के साथ सहयोग करने का फैसला किया है, तो उसे लगा कि जगत मेहरा पर नजर रखकर वह कुछ जानकारी हासिल कर सकता है। जगत मेहरा इतना आलसी था कि यह अंदाजा भी नहीं लगा पाया कि वह आदमी उसे क्यों देख रहा था। वैसे भी वह उसे अपने पीछे आने नहीं दे सकता था। इससे निपटने के तरीके के बारे में क्या? अधिकारी चमन से संपर्क करना निश्चित रूप से सबसे अच्छा विकल्प था, लेकिन जगत मेहरा को लगा कि अगर वह अधिकारी चमन द्वारा पकड़ा भी जाता है, तो उसे दंडित नहीं किया जाएगा। इसलिए इस बारे में सोचने के बाद उसने पहले से सोचे हुए तरीके को आजमाने का फैसला किया। बस से उतरने के बाद जगत मेहरा को एक पेय पदार्थ की दुकान दिखी और वह अंदर जाकर एक पेय पदार्थ का ऑर्डर देने लगा। वह दरवाजे के बाहर रखी बेंत की कुर्सी पर बैठ गया, फिर उसने अपना फोन निकाला और ऐसा लग रहा था जैसे वह ऊब के मारे खबरें पढ़ रहा हो। काली रंग की अकॉर्ड कार भी सड़क के किनारे तिरछे में रुक गई और जगत मेहरा को देखती रही। हालांकि जगत मेहरा की नजरें फोन पर टिकी थीं, लेकिन उसके मन में उस जासूस के बुरे कारनामों की कल्पनाएं उमड़ने लगीं। दूसरों की निजी जानकारी की गुप्त तस्वीरें खींचकर उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर करना, लाभ के लिए दूसरों के राज अवैध रूप से चुराना, पुलिस को धोखा देने के लिए अपराधियों के साथ मिलीभगत करना। वह उस जासूस को जानता नहीं था, बल्कि उससे बिल्कुल अनजान था। यही कारण था कि उसके लिए उस जासूस के बुरे कारनामों की कल्पना करना और मनगढ़ंत कहानियां बनाना आसान हो गया। धीरे धीरे जगत मेहरा का निजी जासूस के प्रति गुस्सा बढ़ता गया। फोन पकड़े हुए उसका हाथ और कस गया। एक झटके में पहले से ही टूटी हुई स्क्रीन और भी टूट गई। स्क्रीन पर जो कुछ भी दिख रहा था वह धुंधला हो गया। जब एक राहगीर काली रंग की अकॉर्ड कार के पास से गुजरी, तो वह अचानक रुक गई और धीरे से ड्राइवर की खिड़की पर दस्तक दी। निजी जासूस पहले तो परेशान नहीं होना चाहता था, लेकिन राहगीर लगातार दस्तक देता रहा। उसके पास खिड़की नीचे करके पूछने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्या बात है? लगभग 40 या 50 वर्ष की दिखने वाली अधेड़ उम्र की महिला ने कार के निचले हिस्से की ओर इशारा करते हुए कहा, महोदय, आप यहां पार्क नहीं कर सकते। मैं थोड़ी देर रुककर चला जाऊंगा। मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं। इतना कहकर जासूस ने खिड़की ऊपर करने की तैयारी की। लेकिन राहगीर ने फिर पूछा, आपकी कार में इतना प्रोफेशनल कैमरा क्यों है? क्या तुम एक फोटोग्राफर हो? या आप यहां किसी की छुपकर तस्वीरें ले रहे हैं? इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? निजी जासूस ने कुछ गुस्से से कहा। उनके बगल से एक हट्टा-कट्टा आदमी, जो एक बैग लिए हुए था और जिम जाने की तैयारी करता हुआ प्रतीत हो रहा था, गुजरा और उसने महिला से पूछा, क्या हो रहा है? यह आदमी विकृत मानसिकता वाला लगता है। यह चुपके से लड़कियों की तस्वीरें ले रहा है, महिला ने सीधे सीधे कहा। तुम मेरी बदनामी क्यों कर रहे हो? निजी जासूस ने आंखें फाड़कर गुस्से से कहा। लेकिन जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सड़क के किनारे स्थित दुकान से कुछ लोग चलकर वहां आ गए। कुछ ही देर बाद काली रंग की अकॉर्ड कार लोगों से घिर गई। यहां तक कि जगत मेहरा की पेय दुकान और बगल की दुकान के ग्राहक और वेटर भी वहां आ गए। धीमी आवाजें सुनाई दे रही थीं। यह व्यक्ति विकृत मानसिकता वाला है, उसे भागने मत दो। पुलिस को बुलाओ। उससे कैमरा छीन लो, देखो कि उसने कोई अश्लील सामग्री तो नहीं ली। गाड़ी से बाहर निकलो। अगर आप निर्दोष हैं, तो गाड़ी से बाहर निकलें और हमें अपने कैमरे में रिकॉर्ड की गई तस्वीरें दिखाएं।
पुलिस आ रही है, उसे भागने मत दो। जगत मेहरा ने एक लंबी आह भरी और अपने भावों को झटक दिया। किसी ने पुलिस को फोन कर दिया था और पुलिस तुरंत वहां पहुंच रही थी। हालांकि निजी जासूस कार में ही बैठा था, लेकिन वह बाहर नहीं निकल सकता था। इसके अलावा कार का शीशा टूट चुका था। गुस्से में भरी भीड़ से घिरा होने के कारण अब वह शायद पुलिस को देखने के लिए और भी बेताब था। उन्हें वाकई में यह थोड़ा अजीब लगा। वह अब तक गुमनाम रहकर दूर से ही सब कुछ देख रहे थे। अचानक इतने सारे लोग उनकी ओर आकर्षित क्यों होने लगे? क्या उन्हें यह भी लगता था कि वह एक विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति है जो चुपके से लड़कियों की तस्वीरें लेता है? इन बड़े शहरों के लोगों में न्याय की इतनी प्रबल भावना कब से आ गई? यह देखकर कि निजी जासूस और कुछ दर्शक पुलिस के साथ चले गए हैं, जगत मेहरा उठ खड़ा हुआ और खरगोश खरीदने के लिए ऑनलाइन टैक्सी बुलाने की तैयारी करने लगा। लेकिन फोन की डिस्प्ले ठीक से काम न करने पर जगत मेहरा के चेहरे पर कड़वी मुस्कान आ गई। उसने सोचा था कि इस बार उसने अपनी भावनात्मक आत्मसातकरण शक्ति का अच्छा इस्तेमाल किया है, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि इसकी कीमत उसे एक फोन के रूप में चुकानी पड़ेगी। सौभाग्य से फोन पहले से ही बहुत खराब हालत में था, इसलिए इसे बदलने का समय आ गया था। अभी अभी की स्थिति को याद करते हुए जगत मेहरा ने अचानक कल्पना की कि अगर वह बस में भावनात्मक आत्मसात करने की उसी विधि का उपयोग करे और अपने मन में मौजूद काली अकॉर्ड कार को अपनी घृणा और क्रोध का लक्ष्य बनाए, तो क्या कोई ऐसा ड्राइवर होगा जो उस कार को नापसंद करता हो और सीधे अपनी कार उसमें घुसा दे? क्या उनकी भावनात्मक आत्मसातकरण प्रक्रिया बस के बाहर और अन्य कारों में बैठे चालकों को प्रभावित कर सकती है? उसने लुईकू अभिनीत फिल्म एक्सीडेंट के बारे में सोचा। लुईकू एक आपराधिक गिरोह का सरगना था जो लोगों की हत्या करने के लिए तरह तरह की दुर्घटनाएं रचता था। हत्या का मामला न होने पर पुलिस स्वाभाविक रूप से जांच में ज्यादा बल नहीं लगाएगी। अपनी वर्तमान गणना क्षमता और अपने आसपास के लोगों और वस्तुओं को अनजाने में प्रभावित करने की क्षमता के साथ अगर वह वास्तव में इस प्रकार की व्यवस्था करना चाहता है तो यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? पिछले अनुभवों से पता चलता है कि जो लोग भावनात्मक आत्मसात की प्रक्रिया से गुजर रहे होते हैं, उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि वे प्रभावित हो रहे हैं। अगर वह निजी जासूस वापस आकर उस पर नजर रखने की हिम्मत करे, तो शायद वह कुछ इंतजाम कर सके। यह सोचते ही जगत मेहरा अचानक रुक गया और उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उन्हें ऐसा विचार क्यों आया? क्या इसका कारण यह था कि अभी अभी हुई भावनात्मक आत्मसातकरण प्रक्रिया बहुत ही क्रूर थी? इस तरह की सोच बेहद खतरनाक थी। अभी अभी उनका भावनात्मक आत्मसातकरण कुछ ज्यादा ही हो गया लगता है। अगर प्रभावित लोग सचमुच कोई चरम कदम उठाते हैं, तो इसका असर सिर्फ उस निजी जासूस पर ही नहीं पड़ेगा। तर्कसंगत रूप से देखा जाए तो ट्रेन वाली घटना के बाद उसे इस तरह की स्थिति की उम्मीद होनी चाहिए थी। क्या ऐसा हो सकता है कि शुरू से ही वह अवचेतन रूप से उस निजी जासूस की मौत चाहता हो? उसे अपना दिमाग शांत रखना था। उसे अभी भी यह नहीं पता था कि निजी जासूस उसका पीछा क्यों कर रहा था, उसके इरादे बुरे थे या नहीं, और कितने बुरे थे, यह भी उसे नहीं पता था। उसके मन में जो आपराधिक कृत्य चल रहे थे, वे पूरी तरह उसकी कल्पना थे और उनका वास्तविक जीवन में उसके कार्यों से कोई लेना देना नहीं था। उसे दूसरों के जीवन को सहजता से संवारने की अपनी क्षमता पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। एक गलत कदम उसे अथाह खाई में गिरा सकता है, जहां से वापसी कभी नहीं हो पाएगी। जगत मेहरा ने अपना सिर झुकाया और सड़क किनारे फर्श से छत तक फैली खिड़की में अपनी परछाई को देखा। उसने मन ही मन सोचा, तुम इंसान हो या भूत, यह तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है, न कि तुम्हारे रूप पर। निजी जासूस दोबारा नहीं आया, लेकिन अगर वह जगत मेहरा को बस्ती के प्रवेश द्वार पर रोक भी लेता, तो भी कोई फायदा नहीं होता। 8 खरगोश खरीदने के बाद जगत मेहरा का बाहर जाने का कोई इरादा नहीं था। डायरेक्टर लिन और चंचल मौलसी की कंपनी के प्रोजेक्ट पर काम करने के अलावा जगत मेहरा ने घर पर मौजूद बॉक्सवुड का इस्तेमाल करके चॉपस्टिक के कुछ जोड़े भी बनाए। जगत मेहरा ने कोई अन्य औजार तैयार नहीं किया, यहां तक कि एक रंदा भी नहीं, क्योंकि वह एक और खून खराबे वाले दौर का इंतजार नहीं करना चाहता था, इसलिए उसके पास कोई अन्य संबंधित औजार भी नहीं थे। उसने सीधे उन औजारों का इस्तेमाल किया जो वह लकड़ी की नक्काशी करने में इस्तेमाल करता था।
हालांकि वह मूल रूप से इन चॉपस्टिक्स को बनाने के लिए इमोशनल इन्फ्यूजन का उपयोग करना चाहता था, इसलिए उसे इसे थोड़ा धीरे धीरे बनाना पड़ा। धीरे धीरे काम खत्म करने के बाद उसने खाने योग्य लकड़ी के मोम का इस्तेमाल किया। जगत मेहरा ने तैयार चॉपस्टिक को देखा, लेकिन उसे थोड़ी बेबसी महसूस हुई। हालांकि चॉपस्टिक बनाने की उनकी गति सामान्य हस्तनिर्मित प्रक्रिया की तुलना में काफी धीमी थी और उपकरण भी उपयुक्त नहीं थे, फिर भी इस प्रक्रिया में लगा समय भावनात्मक सम्मोहन के लिए पर्याप्त नहीं था। इसलिए जब उन्होंने तीसरी जोड़ी बनाई तो उन्होंने जानबूझकर गति काफी धीमी कर दी। अधिक सावधानी और बारीकी से बनाने के बाद उन्होंने सफलतापूर्वक भावनात्मक सम्मोहन को पूरा किया। लेकिन वास्तव में चॉपस्टिक की तीसरी जोड़ी ने भावनात्मक संचार की प्रक्रिया पूरी नहीं की। केवल छठी चॉपस्टिक में ही भावनात्मक संचार की क्षमता थी। जब उन्होंने इस बार भावनात्मक संचार किया तो उन्होंने रुचि और एकाग्रता के भावनात्मक तरीके का इस्तेमाल किया, और जिस दृश्य की उन्होंने कल्पना की वह स्वयं खरगोश के मांस को पकाने के विभिन्न तरीकों और विभिन्न व्यंजनों का अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि इन चॉपस्टिक्स के प्रभाव से लोगों को किस प्रकार की छवि दिखाई देगी। क्या यह खाना पकाते हुए जगत मेहरा की आकृति होगी, या फिर क्या ये खरगोश के मांस से भरी प्लेटें, कटोरे और बर्तन होंगे? हालांकि उसका इरादा इन चॉपस्टिक का इस्तेमाल करके दूसरे लोगों के सपनों को प्रभावित करने का नहीं था। उसने ये चॉपस्टिक सिर्फ भावनाओं को इकट्ठा करने के लिए बनाई थी। 10 नवंबर की रात 11:30 बजे 8 बेल्जियन खरगोशों का खून पीने के बाद जगत मेहरा को आखिरकार तृप्ति महसूस हुई और उसने राहत की सांस ली। पिछली बार उसने 6 खरगोशों का खून पिया था और फिर भी उसे भूख लग रही थी। उसने सोचा था कि उसे 7 या 8 खरगोशों की ही जरूरत होगी, इसलिए इस बार उसने केवल 8 ही तैयार किए थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने ही काफी होंगे। 12 नवंबर को कई दिनों से घर पर एकांतवास में रह रहे जगत मेहरा ने रश्मि सिंह और कविता बंसल को अपने घर रात के खाने पर आमंत्रित किया। खबर सुनकर वीना सिंह और उनके मंगेतर यारव गगन भी खाने पर आ गए। यह स्पष्ट था कि पिछली बार जगत मेहरा के घर पर उन्होंने जो भोजन किया था उसने दंपति पर गहरी छाप छोड़ी थी। शाम करीब 6 बजे चारों लोग जगत मेहरा के घर पहुंचे। वीना सिंह और उनके पति थोड़े शर्मिंदा लग रहे थे, इसलिए वे अपने साथ महंगी लाल शराब की 2 बोतलें लाए थे। हालांकि जब खाने का समय हुआ तो रेड वाइन की 2 बोतलों में से एक को खोला गया और वह सारी वाइन तीनों लड़कियों के पेट में चली गई। जहां तक जगत मेहरा और यारव गगन की बात है, एक ने हमेशा की तरह सादा पानी पिया जबकि दूसरे ने कोक पी। वापसी के रास्ते में कोक पीकर गाड़ी चला रहे यारव गगन ने स्वाभाविक रूप से गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। हालांकि वह आमतौर पर गाड़ी नहीं चलाता था, फिर भी उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस था। आगे की सीट पर बैठी वीना सिंह ने गाड़ी चला रहे अपने मंगेतर को देखा। पीछे की सीट पर बैठी रश्मि सिंह और कविता बंसल से उसने अनजाने में कहा, आज रात हमारी स्थिति थोड़ी अजीब है। जब हम साथ खाना खाते हैं तो पुरुष सब्जियां खरीद कर पकाते हैं। खाना खाते समय हम तीनों शराब पीते हैं, जबकि दोनों पुरुष कोक और पानी पीते हैं। कविता बंसल भी हंस पड़ी और बोली, ये अच्छे आदमी हैं। तांग बहनों की पसंद बहुत अच्छी है। रश्मि सिंह ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त पर आंखें घुमाईं और उसे चुटकी काटने के लिए हाथ बढ़ाया। गाड़ी चला रही यारव गगन ने अचानक कहा, इतना अच्छा खाना बनाने वाला आदमी सचमुच दुर्लभ है। हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। आज रात के खाने के दौरान जगत मेहरा का सारा ध्यान नाना पर ही था। उसने खुद ज्यादा खाना नहीं खाया। चुपचाप गाड़ी चला रहे यारव गगन अचानक बोल पड़े। गाड़ी में बैठे बाकी तीनों लोग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। फिर रश्मि सिंह ने तुरंत कहा, जीजा जी, तुम इतनी गपशप करने वाली कब से बन गई? कब से उसका ध्यान हमेशा मुझ पर ही रहने लगा? मैं तो बस यूं ही कह रही थी कि रश्मि सिंह की आवाज बहुत तेज थी, इसलिए यारव गगन इतना डर गया कि उसने अपनी गर्दन सिकोड़ ली और धीमी आवाज में बुदबुदाया। अपनी बहन कविता बंसल और यारव गगन के मजाक को नजरअंदाज करते हुए रश्मि सिंह ने अनजाने में अपने बैग में प्लास्टिक बैग में लिपटी चॉपस्टिक की जोड़ी को छूते हुए अपने फोन की ओर देखा। आज रात के खाने के दौरान जगत मेहरा ने तीनों लड़कियों को बताया कि वे जिन 3 जोड़ी चॉपस्टिक का इस्तेमाल कर रही थीं,
वे उसी ने बनाई थी। रश्मि सिंह ने गौर किया कि उसकी बहन और कविता बंसल द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सभी चॉपस्टिक नुकीली थी। केवल वही चॉपस्टिक चपटी थी। जिस तरह से वह चॉपस्टिक पकड़ती थी, उसकी वजह से वह नुकीली चॉपस्टिक का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाती थी। अगर बर्तन फिसलन भरे होते तो उन्हें उठाना आसान होता। चपटी चॉपस्टिक उठाना कहीं ज्यादा आरामदायक था। जगत मेहरा द्वारा बनाई गई और उसे इस्तेमाल करने के लिए दी गई चॉपस्टिक उसके लिए वाकई उपयुक्त थी। न केवल वह चपटी थी, बल्कि उसकी लंबाई भी बिल्कुल सही थी। जब उसने उसका इस्तेमाल किया तो उसे ऐसा लगा जैसे वह उसे अपनी बाह की तरह इस्तेमाल कर रही हो। उसे वह इतनी पसंद आई कि वह उसे नीचे नहीं रख पा रही थी। इसलिए जाने से पहले उसने स्वाभाविक रूप से जगत मेहरा से चॉपस्टिक की यह जोड़ी उसे देने के लिए कहा। वह मन ही मन सोचने लगी, शायद उसने ये चॉपस्टिक खास मेरे लिए ही बनाई होंगी, है ना? रश्मि सिंह का अनुमान वास्तव में गलत नहीं था। जब जगत मेहरा ने भावनात्मक इंजेक्शन का उपयोग करके ये चॉपस्टिक बनाई, तो असल में वह रश्मि सिंह को निगरानी के लक्ष्य के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था। वह भोजन करते समय अन्य लोगों की भावनाओं को सीधे तौर पर जानना चाहता था। अब उसके माता पिता के अलावा रश्मि सिंह ही वह व्यक्ति थी जिसकी पसंद और रुचियां सबसे अच्छी थीं। इसलिए जब वह चॉपस्टिक बना रहा था तो उसने अवचेतन रूप से रश्मि सिंह को एक उपयोगकर्ता के रूप में इस्तेमाल करने के बारे में सोचा। पहले जब रश्मि सिंह और जगत मेहरा साथ में खाना खाते थे, तब जगत मेहरा ने कई बार देखा था कि रश्मि सिंह को नुकीली चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल करने में ज्यादा महारत हासिल नहीं थी। इसलिए जब उसने उसके लिए चॉपस्टिक्स बनवाईं, तो उसने खास तौर पर उन्हें चपटी नोक वाली बनवाया। चॉपस्टिक्स की लंबाई भी उसके हाथ के आकार, उंगलियों की लंबाई और पकड़ने के तरीके के अनुसार थोड़ी समायोजित की गई थी, ताकि उसे इस्तेमाल करने में आसानी हो। दरअसल चॉपस्टिक के बाकी दो जोड़े भी पहले चपटे सिरे वाले थे। हालांकि बाद में उन्होंने इमोशनल इंजेक्शन पूरा नहीं किया, इसलिए उन्हें आसानी से अलग दिखाने के लिए उन्होंने उन्हें नुकीले सिरे वाले चॉपस्टिक में बदल दिया। आज जब वे खाना खा रहे थे, तो जगत मेहरा वास्तव में रश्मि सिंह की भावनाओं को सीधे तौर पर महसूस कर सकता था जब वह चॉपस्टिक के जरिए खाना खा रही थी। कुछ समय तक उसके हाव भाव को समझने के बाद वह उसके व्यवहार और प्रदर्शन में कुछ दुर्लभ भावनाओं को जोड़ पाया। फिर जगत मेहरा द्वारा उसकी विभिन्न आदतों, सूक्ष्म भाव भंगिमाओं और शरीर की विभिन्न संवेदी जानकारियों को समझने के साथ उसे ऐसा लगा मानो वह उसके मन की बात पढ़ सकता हो। वह रश्मि सिंह की बोलने की एक जैसी शैली से यह भी अंदाजा लगा सकता था कि वह कुछ खास पलों में क्या सोच रही होगी। उदाहरण के लिए वीना सिंह कह रही थी कि यारव गगन कभी कभी बहुत आलसी हो जाती थी। दिन भर की भागदौड़ के बाद वह आधी रात तक खेल खेलती रहती थी। जब वह थक जाती थी तो बिना नहाए ही कपड़े उतारकर सीधे बिस्तर पर चली जाती थी। बदबू के कारण वह आधी रात को जाग जाती थी। रश्मि सिंह ने अपने होंठ सिकोड़े और भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। उसके भावों में थोड़ी सी हंसी झलक रही थी। ठीक वैसा ही एहसास उसे कविता बंसल की शिकायत करते समय हुआ था। जगत मेहरा समझ गया कि वह क्या सोच रही है, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। शायद वह सोच रही थी, बहन, क्या तुम भी पहले घर पर ऐसी ही नहीं थीं? हालांकि शायद इसका कारण यह था कि उसे जगत मेहरा और यारव गगन के सामने अपनी बहन की छवि बनाए रखनी थी। अंततः उसने अपने मन की बात नहीं कही। इस समय जगत मेहरा साफ की गई मेज पर बैठा था। खरगोश के मांस से भरी एक थाली को देखते हुए उसे रश्मि सिंह के खाने के दौरान के भाव याद आ गए। जगत मेहरा ने पहले ही इस बारे में सोचा था कि इमोशन इंजेक्शन नामक उपकरण के माध्यम से एकत्रित अन्य लोगों की भावनाओं को इमोशन एसिमिलेशन के माध्यम से अपनी स्वयं की भावनाओं में कैसे परिवर्तित किया जाए, जिनका उपयोग किया जा सके। उनका विचार था कि वे दूसरे लोगों की भावनाओं को समझें और फिर उन भावनाओं को वास्तविकता में कल्पना और पुनर्निर्माण करके उन्हें अपनी भावनाएं बना लें। लेकिन अब जब वह मेज के सामने बैठा खरगोश के मांस की थाली को देख रहा था, तो उसे वह खुशी, आनंद और थोड़ी सी उत्तेजना याद आ गई जो वीना सिंह को अभी अभी भोजन करते समय हुई थी। उसने अपने स्वाद के अनुसार तैयार किए गए व्यंजनों का स्वाद चखा था और वह उसे बहुत पसंद आए थे। स्वादिष्ट भोजन का स्वाद चखने के बाद उसकी भूख मिट गई थी,
जिससे उसे बहुत आनंद मिला था। हालांकि जगत मेहरा ने पाया कि जब वह खाना खा रहा होता था तो वह चॉपस्टिक के माध्यम से रश्मि सिंह की भावनाओं को वास्तविक समय में महसूस कर सकता था। उसके लिए उन्हें कल्पना और पुनर्निर्माण करना अपेक्षाकृत आसान था, लेकिन अब यह थोड़ा मुश्किल हो गया था। आखिरकार, भले ही उसकी स्वाद कलिकाएं अभी भी मौजूद थीं और पहले से भी अधिक विकसित थीं, फिर भी उसे साधारण भोजन की कोई भूख नहीं थी। अपनी यादों में मौजूद भावनाओं के माध्यम से स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने की अवस्था को उत्पन्न करना और उसमें प्रवेश करना वास्तव में कठिन था। हालांकि जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे यह सामान्य लगा। अगर रश्मि सिंह की भावनाओं को याद करना उपयोगी था, तो वह अतीत में स्वादिष्ट भोजन का स्वाद लेते समय अपनी भावनाओं को याद कर सकता था। लेकिन जब बहुत सारे लोग खाना खा रहे होते, अगर वह सीधे उन पर नजर रखता, तो उसे डर लगता कि कहीं वह खुद ही सम्मोहित न हो जाए। वह भावनाओं में बह जाता और खाना ठूंस कर खाने लगता। अगर वह बहुत ज्यादा खा लेता तो उसके पेट में मौजूद 2 पथरी उसे संभाल नहीं पातीं और वह सीधे मेज पर थूक देती। वह दृश्य, छी छी। लेकिन अब जब चॉपस्टिक रश्मि सिंह को दे दी गई थी, तो वह भविष्य में खाने का समय आने पर उसे भांप लेता था। फिर वह यूं ही कुछ खाने के लिए बना लेता और उसकी कल्पना और अनुभव करता। हालांकि जब रश्मि सिंह दूसरों का खाना खाती है, तो भले ही वह बाहर किसी महंगे रेस्तरां में खाए, फिर भी उसके द्वारा खाए गए खाने से बेहतर अनुभव मिलना मुश्किल होना चाहिए, है ना? इसके अलावा जगत मेहरा को हमेशा ऐसा लगता था कि हालांकि रश्मि सिंह का मूड खाना खाते समय बहुत अच्छा होता था, लेकिन यह अच्छाई उसके व्यक्तित्व की तरह ही संयमित थी और उतनी उत्साहपूर्ण नहीं थी। अगर उसकी भावनाएं थोड़ी और उग्र हो जाएं और थोड़ी और जोरदार हों, तो शायद जगत मेहरा के लिए यह समझना आसान हो जाएगा कि जब वह इसे महसूस करेगा तो उसकी जगह खुद को रखकर देखना कितना आसान होगा। हालांकि अपने माता पिता के अलावा रश्मि सिंह पहले से ही सबसे अच्छे स्वाद वाली व्यक्ति थी। उसके माता पिता की भावनाएं शायद रश्मि सिंह की तुलना में अधिक संयमित थीं। क्या आसपास कोई ऐसा व्यक्ति था जो इस तरह की भूख के लिए उपयुक्त लक्ष्य बन सके? जगत मेहरा को अचानक अपनी पूर्व पड़ोसी गोलमटोल लड़की शर्मिला टंडन की याद आ गई। जब यह छोटी लड़की स्वादिष्ट खाना खाती थी, तो उसका मन करता था कि वह कटोरी और अपनी जीभ दोनों खा जाए। उस गोलमटोल लड़की के बारे में सोचते हुए जगत मेहरा को अनजाने में वे सिक्के और 4 पेपर याद आ गए जो उसने उसे दिए थे। फिर वह दंग रह गया। सिक्के की संवेदनशीलता स्पष्ट रूप से फिर से कम हो गई थी। 4 पेपर की संवेदनशीलता में कमी थोड़ी कम थी, लेकिन फिर भी अंतर महसूस किया जा सकता था। ऐसा लग रहा था कि डायरेक्टर लिन और चंचल मौलसी के प्रोजेक्ट को खत्म करने के बाद उन्हें स्टार सिटी जाने और उस गोलमटोल लड़की से दोबारा मिलने का कोई तरीका ढूंढने के लिए समय निकालना पड़ेगा। इस लड़की में ऐसी क्या खास बात थी? जगत मेहरा के साथ ESP कनेक्शन स्थापित करने वाली अन्य वस्तुओं की संवेदनशीलता में कमी क्यों नहीं आई, बल्कि केवल उसकी 2 वस्तुओं की संवेदनशीलता में ही इतनी अधिक कमी क्यों आई? इसके बाद के रक्तपान के दौर में जगत मेहरा ने परियोजनाओं पर काम करने के लिए खुद को एकांत में रखना जारी रखा। डायरेक्टर लिन और चंचल मौलसी की कंपनी के साथ इस प्रोजेक्ट में जगत मेहरा मूल रूप से आधे प्रोडक्ट मैनेजर, आधे प्रोजेक्ट मैनेजर, आधे आर्किटेक्ट, चीफ इंजीनियर और आधे इंटरेक्शन डिजाइनर की भूमिका निभा रहे थे। पूर्व निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार उन्होंने संपूर्ण परियोजना का ढांचा तैयार किया और कुछ मुख्य मॉड्यूल की कोडिंग स्वयं की। अन्य मॉड्यूल की आवश्यकताओं के अनुसार वे या तो सीधे कार्यान्वयन विधि समाधान प्रदान करते थे या एक एकीकृत मानक बनाने के लिए विभिन्न रणनीतियां तैयार करते थे। उन्होंने सभी इंटरफेस के वायरफ्रेम बनाए और सभी प्रमुख इंटरफेस के UI तत्वों और लेआउट को निर्धारित किया। फिर अपने द्वारा किए गए और व्यवस्थित किए गए काम के अनुसार उन्होंने अपने पुराने दोस्त मा होंगगुओ को, जो वर्तमान में नवी नगर में भर्ती कर रहे थे, टीम की दिशा, भर्ती मानदंड, किन पदों को भरने की आवश्यकता है, किस प्रकार के लोगों की भर्ती करने की आवश्यकता है, उनके पास कौन से कौशल होने चाहिए, इत्यादि के बारे में बताया। भविष्य में इस परियोजना के पूरा होने के बाद जगत मेहरा आय के लिए उन पर निर्भर रहना नहीं चाहता था। इसके बजाय वह चाहता था कि आगे का रखरखाव, विस्तार और सुधार मा होंगगुओ द्वारा गठित टीम द्वारा पूरा किया जाए।
वह धीरे धीरे काम से दूर हो जाना चाहता था। आखिरकार वह उनसे दूर रहकर ही संवाद करता था और उसके पास सप्ताह में केवल 5 दिन ही काम होता था। हालांकि जगत मेहरा ने अपनी बनाई हुई खास चीजें मा होंगगुओ या डायरेक्टर लिन को नहीं दीं, क्योंकि यह गति उनके लिए कुछ अविश्वसनीय सी थी। इसके अलावा मा होंगगुओ की टीम अभी तक बनी भी नहीं थी। अगर वह ये चीजें उन्हें दे भी देता तो भी परियोजना की गति नहीं बढ़ती। वह दूसरे पक्ष द्वारा उपलब्ध कराए गए धन का उपयोग अपने स्वयं के एआई सहायक परियोजना पर शोध करने और उसे आजमाने के लिए कर सकता है। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद निदेशक लिन ने जगत मेहरा को 200,000 रुपये का अग्रिम भुगतान भेजा। यदि वह परियोजना के लिए उपकरण खरीदता है तो वह बिल के साथ प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन कर सकता है। दरअसल इस प्रोजेक्ट का जगत मेहरा के एआई असिस्टेंट प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं था। हालांकि कई एनबीए खिलाड़ियों की तरह जो ऑफ सीजन के दौरान अपनी फुर्ती और अन्य क्षमताओं को निखारने के लिए मुक्केबाजी और अन्य खेलों का अभ्यास करने के लिए कोच रखते हैं, जगत मेहरा भी इस प्रोजेक्ट से पैसा कमाना चाहते थे। वे व्यावहारिक काम के जरिए प्रेरणा पाना चाहते थे और देखना चाहते थे कि क्या वे कोई नए विचार ला सकते हैं। इसलिए जब जगत मेहरा ने कई मुख्य कार्यात्मक मॉड्यूल को लागू किया तो उन्होंने कोर कोड क्षेत्र में इनलाइन असेंबली का भी उपयोग किया। सीपीयू केवल 0 और 1 के बाइनरी निर्देशों को ही पहचान सकता था और असेंबली भाषा मशीन भाषा के सबसे करीब की निम्न स्तरीय भाषा थी। शुरुआती दौर में जब हार्डवेयर का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर था, तब असेंबली भाषा का उपयोग विकास के दौरान प्रोग्राम के प्रदर्शन और प्रतिक्रिया गति को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया जाता था। हालांकि अब हार्डवेयर उपकरणों का तेजी से विकास हो रहा है और कंपाइलर का ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा हो चुका है, इसलिए हाथ से लिखी गई असेंबली भाषा का अधिक कुशल होना जरूरी नहीं है। इसके विपरीत पढ़ने में कठिन, जटिल और आकार में बड़ी होने के कारण इसके रखरखाव में आने वाली कठिनाइयां इसके द्वारा लाए गए मामूली प्रदर्शन सुधार से कहीं अधिक हैं। दरअसल अधिकतर मामलों में यदि कोई प्रदर्शन को बेहतर बनाना चाहता था तो C++ ही पर्याप्त था। C का उपयोग बहुत कम मामलों में किया गया था। एम्बेडेड डेवलपमेंट जैसे कुछ परिदृश्यों को छोड़कर अधिकांश डेवलपर्स को विकास के लिए सीधे असेंबली भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि जगत मेहरा ने खुद के लिए मुसीबत खड़ी करने की पहल की, क्योंकि इस परियोजना का उद्देश्य उनकी एआई असिस्टेंट प्रोजेक्ट के लिए प्रेरणा खोजना था। क्योंकि असेंबली भाषा मशीन भाषा के सबसे करीब थी और सीपीयू के लिए समझना आसान था, इसलिए जगत मेहरा इस छोटे से कोड के हिस्से की कोडिंग और सोच के माध्यम से कंप्यूटर के सोचने के तरीके को प्रतिस्थापित करना चाहते थे। वह यह देखना चाहते थे कि क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विभिन्न कार्यान्वयनों को पार करने का कोई तरीका है। कुछ मामलों में असेंबली भाषा अन्य उच्चस्तरीय भाषाओं की तुलना में अधिक लचीली होने का लाभ प्रदान करती है। ARM कोर मॉड्यूल के अंतर्गत असेंबली कोड के छोटे से हिस्से को पूरा करने के बाद उन्होंने कोड का x86 संस्करण भी लिखा। हालांकि परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही थी और जगत मेहरा को अभी भी एआई असिस्टेंट की प्रेरणा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जगत मेहरा थोड़ा उग्र और लालची था। वह सचमुच एक साधारण एआई बनाना नहीं चाहता था। वह एक सुपर एआई बनाना चाहता था। एक सरल उदाहरण, युवक मंगल वर्मा ने पक्षियों का एक झुंड पाला। उसके द्वारा पाले जाने पर ये पक्षी बहुत आज्ञाकारी थे। बॉस मेहता अपनी पड़ोसी मिस बंसल से बहुत असंतुष्ट थे, इसलिए उन्होंने पक्षियों को पालने वाले युवक मंगल वर्मा को काम पर रखा। बॉस मेहता ने कहा, मुझे उससे बदला लेने में मदद करो। यह ग्राहक के पिता का अनुरोध था। मंगल वर्मा ने कहा, मैं इन पक्षियों को मिस बंसल के घर के ऊपर उड़ाता हूं। एक पल में ये एस का आकार बनाएंगे, अगले ही पल पी का आकार कैसा रहेगा, यह संचार योजना थी। बॉस मेहता ने कहा, ठीक है, चलिए ऐसा करते हैं। अगर ये पक्षी एक कंप्यूटर होते तो मंगल वर्मा एक प्रोग्रामर या डेवलपर होता। यह प्रशिक्षण प्रक्रिया ही प्रोग्रामिंग प्रक्रिया थी। पक्षियों को केवल एक ही मशीन भाषा समझ में आती थी, भोजन दो, भोजन मत दो। अन्य विषय वस्तु की बात करें तो वह सब इसी आधार पर संयुक्त प्रशिक्षण था। इन पक्षियों को मिस बंसल के घर के ऊपर उड़ने दो। एक पल में
वे एस का आकार बनाएंगे, अगले ही पल वे पी का आकार बनाएंगे। यही विशिष्ट आवश्यकता थी। मंगल वर्मा ने सोचा, मैं पहले कुछ पक्षियों की स्थिति को निर्देशित करूंगा और फिर बाकी पक्षी स्वाभाविक रूप से उसका अनुसरण करेंगे। इसे दोहराकर मैं उन्हें मनचाहा आकार देने में सक्षम हो जाऊंगा। यही एल्गोरिदम था। अगर पक्षी सही जगह पर नहीं पहुंचते तो मैं उन्हें खाना नहीं दूंगा। अगर वे सही जगह पर पहुंच जाते हैं तो मैं उन्हें खाना दूंगा। यही नियम था। चाहे मंगल वर्मा ने इन पक्षियों को कितनी ही अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया हो, चाहे वह उन्हें कितना ही नियंत्रित कर सकता हो, चाहे वह पक्षियों से विशिष्ट कार्य करवाने के लिए पासवर्ड का कितना ही उपयोग कर सकता हो, चाहे वह सीटी बजाकर उन्हें आकाश में उड़ा सकता हो, एक पल में वे एस बनाते, अगले ही पल बी बनाते। ऐसा लगता था मानो वे सचमुच मानव स्वभाव को समझते हों, लेकिन वास्तव में वे जो समझ सकते थे वह अभी भी यही था, खाना दो या न दो। इसलिए एक सुपर एआई का अस्तित्व पक्षियों को सीधे यह समझाने के बराबर था, मैं चाहता हूं कि तुम मिस बंसल के घर के ऊपर उड़ो। एक पल में तुम एस बनाओगे, अगले ही पल तुम बी बनाओगे। यह एक कदम और आगे बढ़कर सीधे तौर पर यह भी समझ सकता है, मुझे उससे बदला लेने में मदद करो। उस समय बॉस मेहता सीधे पक्षियों से संवाद करते थे और मंगल वर्मा उन्हें कुत्तों के पास ले जा सकता था या पक्षियों की सेवा करने पर ध्यान केंद्रित कर सकता था, जिससे वे आराम से रह सकें। अब जगत मेहरा को बस इतना करना था कि वह पक्षी को उसके अंडे से निकलने के क्षण से ही प्रशिक्षित करे, उसे पक्षी राजा का अधिकार दे और फिर उसे उसके शब्दों को समझने दे, सचमुच समझने दे। उस समय वह सीधे पक्षी राजा को बताता कि उसे क्या करना है और पक्षी राजा काम करने वाले पक्षियों के एक समूह का नेतृत्व करके कार्य पूरा करवाता। कार्य को कैसे पूरा करना है, इसकी उसे कोई परवाह नहीं थी और न ही उसे इसके बारे में जानने की आवश्यकता थी। यदि उन्हें अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाए और उनसे एस या बी का आकार बनवाया जाए, तो पक्षी राजा भी पक्षियों को परम आनंद की भूमि तक ले जा सकता है। वह तो उसका अर्थ समझने की कोशिश भी करेगा और आपके लिए एक गीत भी गाएगा। आप कहेंगे, मैं मिस बंसल से बदला लेना चाहता हूं। क्या उसे पहल करके जवाब देना होगा? तो क्या मैं अपने छोटे भाइयों को मिस बंसल के घर के ऊपर आसमान में ले जाकर उनके साथ शौच करवाऊंगा? क्या मुझे अपना गुस्सा निकालना चाहिए? फिर हम आधी रात को उसकी खिड़की पर चोंच मारेंगे? या फिर हम एक टीम बनाकर उसके घर के ऊपर से उड़ेंगे, पहले एस और फिर बी का आकार बनाते हुए? बेशक इस बात की अधिक संभावना थी कि वह आपके द्वारा दिया गया पक्षियों का खाना लेकर भाग जाएगा और उसे अन्य काम करने वाले पक्षियों के साथ बांटेगा। फिर वह लेट जाएगा और धूप सेंकता रहेगा, कुछ नहीं करेगा। यह आपके सिर पर भी मल त्याग कर देगा और यह जताएगा कि यह किसी को निशाना नहीं बना रहा था, बल्कि आपको बस बेतरतीब ढंग से चुन लिया गया था। एक आईटी पेशेवर होने के नाते जगत मेहरा नवीनतम जानकारियों से अवगत थे। स्वाभाविक रूप से उन्हें पता था कि अत्याधुनिक एआई कैसा दिखता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में अभी भी डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क का ही बोलबाला था। गॉजी, पेंगुइन, बाइडू, कौमुदी और अन्य बड़ी कंपनियों की अपनी अपनी शोध दिशाएं थीं और वे समय समय पर नवीनतम प्रगति प्रकाशित करती रहती थीं। आखिरकार एआई के वर्तमान अनुसंधान की अधिकांश दिशा यही थी कि बंद दरवाजों के पीछे एक अच्छी कार बनाना बहुत मुश्किल था। यह बात विशेष रूप से मशीन लर्निंग के लिए सच थी। डेटा, कंप्यूटिंग क्षमता और एल्गोरिदम सभी अपरिहार्य थे। पर्याप्त डेटा के बिना वांछित परिणाम प्राप्त करना और उन्हें वास्तविकता में लागू करना मुश्किल था, चाहे एल्गोरिदम कितना भी उत्कृष्ट हो या मशीन की कंप्यूटिंग क्षमता कितनी भी शक्तिशाली हो। कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में एआई में मनुष्यों को पछाड़ देने या उनसे कहीं आगे निकल जाने की क्षमता है। उदाहरण के लिए अल्फागो ने एक के बाद एक शीर्ष को खिलाड़ियों को हराया। आगे और सुधार और विकास के साथ भविष्य में मानव गो खिलाड़ियों के लिए इससे मुकाबला करना मुश्किल हो सकता है। इसके प्रतिद्वंद्वी अन्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई होंगे। लेकिन इस बारे में बात करते हुए, क्या वाकई में कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने ही केजी जैसे मानव गो खिलाड़ियों को हराया था? क्या यह सिर्फ एक मशीन थी? मुझे खेद है कि आप ऐसा नहीं कह सकते। उदाहरण के लिए मंगल वर्मा की युद्ध शक्ति केवल 5 थी। वह अपनी प्रेमिका जियाओ होंग से मिलना चाहता था,
लेकिन 100 की युद्ध शक्ति वाले एक विशालकाय ड्रैगन ने उसका रास्ता रोक दिया। वह उसे हरा नहीं सका। इसलिए मंगल वर्मा गांव लौट आया, अपने बौने मित्रों को इकट्ठा किया और कई वर्षों तक विशालकाय ड्रैगन की विभिन्न कमजोरियों और युद्ध शैलियों का अनुकरण किया। फिर उन्होंने एक उड़ने वाली तलवार, श्वेत सम्राट पवित्र तलवार, बनाई। जब श्वेत सम्राट पवित्र तलवार ने ड्रैगन से लड़ाई की तो उसकी युद्ध शक्ति 200 थी। इसलिए श्वेत सम्राट पवित्र तलवार, मेरे पीछे आओ, चिल्लाते हुए मंगल वर्मा ने आसानी से विशालकाय ड्रैगन को मार डाला और जियाओ होंग से मिला। तो क्या उस विशालकाय अजगर को श्वेत सम्राट पवित्र तलवार ने हराया था या फिर मंगल वर्मा और उसके बौने दोस्तों ने? मंगल वर्मा के बिना श्वेत सम्राट पवित्र तलवार शायद 3 की युद्ध शक्ति वाली बिल्ली से हार जाती। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम में कभी ऐसी बिल्ली नहीं देखी थी। पिछले साल गौजी के बर्ट मॉडल ने शीर्ष स्तरीय मशीन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट स्क्वाड 1.1 में 11 NLP कार्यों में स्टोआ परिणाम भी जीता था। यह दावा किया गया था कि इसकी पठन क्षमता मनुष्यों से कहीं अधिक थी। इसके बाद कालेश, पेंगुइन और कौमुदी की इंडियन टीमों ने भी बारी बारी से स्क्वाड परीक्षण में शीर्ष स्थान हासिल किया। स्क्वाड 2.0 की बात करें तो जायंट हार्ड एशिया एकेडमी और कौमुदी जैसी टीमों ने बेहतर परिणाम हासिल करना जारी रखा। ऐसा प्रतीत हुआ कि पढ़ने की समझ के मामले में कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने मनुष्यों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा ही था? क्या AI वाकई मनुष्यों से बेहतर पढ़ने और समझने में सक्षम हो सकता है? क्या वह मनुष्यों के विचारों और भावनाओं को पहले से ही समझ सकता था? अंततः मौजूदा AI अभी भी केवल एक उन्नत उपकरण ही है, चाहे वह देखने में कितना भी मानवीय लगे। जब जगत मेहरा ने AI असिस्टेंट प्रोजेक्ट शुरू किया, तब उन्हें मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क की मौजूदा बाधाओं का पहले से ही अंदाजा था। इसलिए शुरुआत में उनके मन में सुपर AI का विचार नहीं था, क्योंकि यह अव्यावहारिक था। उनकी हमेशा से यही इच्छा रही थी कि वे विभिन्न मौजूदा फ्रेमवर्क को एकीकृत और अनुकूलित करें। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि इसमें अभी भी बहुत समय और ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह अभी भी ऐसा कुछ नहीं था जिसे वह आसानी से अकेले पूरा कर सकें। जब उन्हें इतनी मेहनत करनी ही पड़ी, तो क्यों न एक कदम और आगे बढ़ने का तरीका सोचा जाए? सीधे शब्दों में कहें तो कुछ परिवर्तनों के बाद वह फिर से अहंकारी हो गया था। वह दुनिया का सबसे बेहतरीन वॉन्टन सिर्फ 20 सेंट में खाना चाहता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे लगता था कि उसके 20 सेंट बहुत मूल्यवान है। 20 सेंट, 2 रुपए या 20 रुपए की कोई भी चीज खरीदना उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान था। लेकिन उसे क्या करना चाहिए? जगत मेहरा को अनगिनत बार प्रेरणा के क्षण आते थे। उसके मन में एक विचार धुंधला सा था, लेकिन वह उसे पूरी तरह छिपा नहीं सकता था। वह अब भी उसे प्रकट नहीं कर सकता था। यही कारण था कि उन्होंने चंचल मौलसी से उस प्रोजेक्ट को संभालने का वादा किया था। वे अन्य प्रोजेक्टों पर काम करते हुए चंचल मौलसी को फिर से वह रोशनी पाने में मदद करना चाहते थे। दुर्भाग्यवश इससे कोई खास मदद नहीं मिली। परियोजना का ढांचा तैयार हो चुका था और मुख्य भाग भी पूरा हो गया था, लेकिन जगत मेहरा की AI असिस्टेंट प्रोजेक्ट को अभी भी आगे बढ़ने का कोई ठोस आधार नहीं मिल पा रहा था। जगत मेहरा ने सोचने में मदद के लिए स्क्रीन पर बनाई गई अपनी तस्वीर को देखा। उसने एक हाथ से अपनी ठोड़ी पकड़ी और दूसरे हाथ से आर्थस से खेलने लगा। अब जगत मेहरा को समझ आ गया। अगर वह 20 सेंट से 20 लाख रुपए की कोई चीज बनाना चाहता था, तो उसे कुछ बहुत ही क्रांतिकारी आविष्कार करना पड़ता। यह बिल्कुल नई चीज होनी चाहिए थी, एक ऐसा लीवर जो धरती को हिला सके। पुराने ढांचे के तहत उसके लिए यह संभव ही नहीं था। भले ही उत्परिवर्तन के कारण उसका दिमाग आम लोगों या कुछ क्षेत्रों के प्रतिभाशाली लोगों से भी कई गुना अधिक शक्तिशाली हो गया था, फिर भी इतने सारे संगठन, इतनी बड़ी फैक्ट्रियां, इतने सारे प्रतिभाशाली लोग और टीमें हर दिन शोध करने के लिए एक साथ इकट्ठा होती थीं। उनके पास उपयोग करने के लिए इतने सारे उपकरण और इतना सारा डेटा उपलब्ध था। चाहे कुछ भी हो जाए, वह अकेले उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। चूंकि वे पुरानी व्यवस्था के तहत कोई निर्णायक बिंदु नहीं ढूंढ पाए, इसलिए उनके लिए अकेले ऐसा करना मुश्किल होगा। लेकिन स्तर कितना नीचे होना चाहिए था?
वैसे देखा जाए तो सॉफ्टवेयर स्तर पर नवाचार को हार्डवेयर से कभी अलग नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार कंप्यूटरों के जन्म के समय कृत्रिम बुद्धिमत्ता को प्रतीकवाद, संबंधवाद और बाद में व्यवहारवाद में विभाजित किया गया था, उसी प्रकार इसे भी विभाजित किया गया था। कनेक्शनिज्म, जिसे बायोनिक स्कूल के नाम से भी जाना जाता है, ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्राप्त करने के लिए मानव न्यूरॉन्स की नकल करने और तंत्रिका नेटवर्क के कनेक्शन तंत्र का उपयोग करने की वकालत की। मशीन लर्निंग, जो उस समय लोकप्रिय थी, ने कनेक्शनिज्म का अनुसरण किया। हालांकि 1970 के दशक में हार्डवेयर के विकास के स्तर और कंप्यूटिंग शक्ति की कमी के कारण कनेक्शनवाद का पतन हो गया। अब तक कंप्यूटरों की गणना क्षमता में अभूतपूर्व प्रगति हुई थी। इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क के विकास ने भारी मात्रा में डेटा उत्पन्न किया, जिसने मशीन लर्निंग को विकास के लिए सबसे उपयुक्त वातावरण प्रदान किया। इसने फलना फूलना शुरू किया और विभिन्न प्लेटफॉर्मों, एल्गोरिदम और मॉडलों को जन्म दिया। इसका उपयोग विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों में होने लगा। यहां तक कि यह भी कहा जाने लगा था कि एआई मानव श्रम को प्रतिस्थापित करने वाला है। इस साल की शुरुआत में हुआवेई ने शेंग 910 एआई ट्रेनिंग चिप और शेंग 310 एआई रीजनिंग चिप जारी की। इसके कुछ ही समय बाद अरिदामो इंस्टीट्यूट ने भी हांगवांग 800 एआई रीजनिंग चिप जारी की, जिसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली चिप के रूप में जाना जाता है। हार्डवेयर में ये सुधार निश्चित रूप से मशीन लर्निंग को चरम सीमा तक विकसित करने में सक्षम बनाएंगे। निकट भविष्य में, शायद 30 या 20 वर्षों में, क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता प्राप्त होगी। क्वांटम कंप्यूटरों का बड़े पैमाने पर उपयोग शुरू हो जाएगा। उस समय इससे कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के क्षेत्र में निश्चित रूप से परिवर्तन होंगे। एक अधिक व्यापक, जटिल और शक्तिशाली एआई मॉडल का जन्म होगा। संभवतः मानव न्यूरॉन्स पर अनुसंधान की प्रगति के साथ एक अधिक व्यापक नकल न्यूरल नेटवर्क विकसित होगा, जिससे एक सच्चा सुपर एआई प्राप्त होगा। लेकिन जगत मेहरा तब तक इंतजार नहीं कर सकते थे। उनके पास हार्डवेयर विकास और अनुसंधान में निवेश करने के लिए पर्याप्त धन, समय या इच्छा शक्ति नहीं थी। वे भविष्य की नींव नहीं रखना चाहते थे। उन्हें बस एक ऐसे एआई सहायक की आवश्यकता थी जो अभी उनकी मदद कर सके, और वह ऐसा होना चाहिए जो वास्तव में उनकी मदद कर सके। इसलिए उनका नवाचार, उनकी बुनियाद केवल मौजूदा हार्डवेयर स्थितियों पर ही निर्मित की जा सकती थी। यह किसी दिवास्वप्न जैसा लग रहा था, लेकिन जगत मेहरा को सचमुच ऐसा महसूस हुआ कि उसने कुछ समझ लिया है। ऐसा लग रहा था मानो वह ज्ञानोदय के शिखर से बस एक पतली सी परत दूर है और फिर उसे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जगत मेहरा ने समय देखा। ज्यादा देर नहीं हुई थी, इसलिए उसने अपना फोन उठाया और व्हाट्सएप पर लिटिल एप्पल से पूछा, क्या इस हफ्ते के अंत में तुम्हारी कोई योजना है? अपने पापा को तुम्हें खेलने के लिए लाने दो। मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी और गोल्डन स्पार्कल को खेलने के लिए लाऊंगी। ठीक है। लेकिन इससे अंकल जगत का समय तो नहीं बर्बाद होगा, है ना? लिटिल एप्पल की आवाज में खुशी साफ झलक रही थी, लेकिन उसने थोड़ी चिंता के साथ पूछा। जगत मेहरा ने जवाब दिया, देरी करने की कोई बात नहीं है। मैं अब एक फ्रीलांसर हूं। मैं अपने काम के घंटे खुद तय कर सकता हूं। उनके आने का समय तय करने के बाद जगत मेहरा ने लापरवाही से कहा, वैसे लिटिल एप्पल, क्या तुम्हें कंप्यूटर में दिलचस्पी है? कंप्यूटर, मुझे बस थोड़ी सी जानकारी है। जब मैं नेत्रहीनों के स्कूल में थी, तब मैंने कंप्यूटर की बुनियादी संरचना के बारे में कुछ पाठ्यक्रम लिए थे। मुझे बारीकियों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लिटिल एप्पल ने ईमानदारी से कहा। क्या मैं तुम्हें सिखाऊं? आप जानते हैं, कंप्यूटर, विशेषकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का उपयोग बहुत सारे क्षेत्रों में होता है। भविष्य में शायद ऐसी एआई हो जो पक्षियों की भाषा को समझ सके और आपको विभिन्न जानवरों की आदतों को समझने में मदद कर सके। आप भी सीख और समझ सकते हैं। शायद आपको इसमें रुचि हो। जगत मेहरा ने उसे समझाना जारी रखा। लेकिन मेरे पास कोई आधार नहीं है। मुझे पहले खुद से सीखना होगा। कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें शुरू से सिखा सकता हूं। अगर कुछ समझ में न आए तो मुझसे पूछ लेना, जगत मेहरा ने दृढ़ता से कहा। फिर उन्होंने सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा का उपयोग करके छोटी बच्ची को कंप्यूटर के बारे में सिखाना शुरू किया,
जिसकी शुरुआत हार्डवेयर से हुई। उन्होंने उसे यह भी सिखाया कि सीपीयू कैसे काम करता है, इसके सिद्धांत क्या हैं और अर्धचालकों का उपयोग करके सर्किट कैसे बनाए जाते हैं। यह कहना ही पड़ेगा कि लिटिल एप्पल वाकई में बहुत ही मेहनती बच्ची थी। खासकर जब जगत मेहरा ने भविष्य में पक्षी विज्ञान और प्राणी विज्ञान में कंप्यूटर एआई के अनुप्रयोग का जिक्र किया, तो उसकी रुचि काफी बढ़ गई और वह सीखने के लिए उत्सुक हो गई। इसके अलावा नन्ही सेब की बुद्धि भी काफी तेज थी। हालांकि जगत मेहरा ने अपनी कई व्याख्याओं को यथासंभव सरल बनाने की कोशिश की, लेकिन असल में कोई वास्तविक वस्तु नहीं थी, इसलिए विषय वस्तु काफी अमूर्त ही थी। फिर भी नन्ही सेब उसे बहुत जल्दी समझ जाती थी। अगर उसे कोई बात स्पष्ट रूप से समझ नहीं आती थी, तो कुछ सवाल पूछने के बाद वह तुरंत समझ जाती थी। लगभग 11 बजने वाले थे, तभी जगत मेहरा ने लिटिल एप्पल की आवाज में थकान और नींद का हल्का सा एहसास होते ही पाठ समाप्त करने की पहल की। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उसे कोई सवाल हो तो वह उसे व्हाट्सएप पर संदेश छोड़ सकती है और वे कल फिर बात करेंगे। लिटिल एप्पल से बात खत्म करने के बाद जगत मेहरा घर पर रखे बॉक्सवुड के ढेर को समेटने लगा। पिछले हफ्ते वह सिर्फ एक बार बाहर गया था। खरगोशों के लिए स्टॉक बढ़ाने के अलावा उसने पुराने आपूर्तिकर्ताओं से अलग अलग आकार के बॉक्सवुड का ढेर भी बैकअप के तौर पर खरीदा था। इस समय लकड़ी काम आई। जगत मेहरा ने इसे कंप्यूटर के कुछ सहायक उपकरणों में तराशने और फिर रुचि और ध्यान के भावनात्मक मॉडल का उपयोग करके भावनाओं को समाहित करने की योजना बनाई। सप्ताहांत से पहले वह रक्तपान की अवधि पूरी करने वाला था। उस समय ये भावनात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाली चीजें अपना असर दिखाने लगेंगी। इस दौरान जगत मेहरा को हर 2 दिन में एक बार लिटिल एप्पल की लालची लकड़ी की नक्काशी का आभास होता था, जो उसे सपने देखने के लिए मार्गदर्शन करता था और फिर उसके सपने में अवलोकन करता था। शुरुआत में लिटिल एप्पल के सपने से बाहर निकलने के बाद वह केवल लिटिल एप्पल के विशेष संज्ञानात्मक मॉडल का उपयोग करके उन चीजों का संज्ञानात्मक मॉडल स्थापित कर सकता था जो लिटिल एप्पल के सपने में दिखाई दी थीं, जिनके संपर्क में लिटिल एप्पल आई थी या जिनके बारे में लिटिल एप्पल ने सुना था। हालांकि 2 बार रक्तपान करने और 2 उत्परिवर्तनों के बाद यह संज्ञानात्मक मॉडल अस्पष्ट रूप से जगत मेहरा की क्षमता बन गया था। पहले तो बस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना ही काफी था, लेकिन कंप्यूटर के हार्डवेयर में कुछ समस्या आ गई थी, इसलिए सॉफ्टवेयर सिर्फ सर्वर पर ही चल पा रहा था, बिल्कुल लिटिल एप्पल के सपने जैसा। अब अपग्रेड के बाद उसका अपना हार्डवेयर ठीक से काम करने लगा था। बेशक लिटिल एप्पल के संज्ञानात्मक मॉडल की तुलना में उसके लिए किसी भी वस्तु का एक विशिष्ट संज्ञानात्मक मॉडल स्थापित करना अभी भी मुश्किल था। वह केवल एक बहुत ही सामान्य अनुभूति ही कर सकता था। यह उसकी मूल अनुभूति के साथ मिश्रित थी और थोड़ी अव्यवस्थित सी लगती थी। इससे पहले जब जगत मेहरा अपने एआई असिस्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, तो उन्हें न केवल अपनी उत्परिवर्तन प्रक्रिया और उत्परिवर्तन मॉडल के कारण, बल्कि लिटिल एप्पल के सपने में प्राप्त विशेष संज्ञानात्मक मॉडल के कारण भी प्रेरणा की एक लहर आई थी। उसे अस्पष्ट रूप से इन दोनों चीजों को मिलाने का विचार था, लेकिन उसे कोई अच्छा शुरुआती बिंदु नहीं मिल रहा था। आखिरकार, चाहे यह उसका उत्परिवर्तन हो या लिटिल एप्पल से प्राप्त विशेष संज्ञानात्मक मॉडल, वह स्वयं भी पूरी तरह से यह नहीं समझ पाया था कि क्या हो रहा है। वह अनिश्चितता की स्थिति में था। इसलिए अब वह छोटी एप्पल को कंप्यूटर के बारे में सीखने के लिए मार्गदर्शन करना चाहता था और फिर उसकी विशेष संज्ञानात्मक विधि का उपयोग करके कंप्यूटर के संचालन मोड का एक संज्ञानात्मक मॉडल स्थापित करना चाहता था। जगत मेहरा ने लिटिल एप्पल के सपने का इस्तेमाल मॉडल को समझने और उससे प्रेरणा लेने की कोशिश करने के लिए किया। लगातार सोच में डूबे रहने की तुलना में जगत मेहरा को लगा कि यह तरीका शायद अधिक सार्थक हो सकता है। इसके अलावा उसे लिटिल एप्पल बहुत पसंद थी। अगर वह उसे कंप्यूटर का कुछ ज्ञान सिखा सके तो शायद भविष्य में यह काम आ जाए, है ना? आखिरकार यह सूचना युग था। सप्ताहांत में छोटी एप्पल ने जगत मेहरा द्वारा विशेष रूप से तैयार किया गया भोजन अपने घर पर खाया, कुछ देर गोल्डन स्पार्कल से खेला और जगत मेहरा ने उसे कुछ घंटों तक कंप्यूटर से संबंधित ज्ञान दिया। उन्होंने उसे अपने द्वारा रिकॉर्ड की गई कुछ ऑडियो सामग्री भी भेंट की। 3 विशेष लकड़ी की नक्काशी प्राप्त करने के बाद छोटी एप्पल और उसके पिता यमन अय्यर घर जाने वाली बस में सवार हो गए।
अंकल जगत के व्यंजन पिछली बार से भी ज्यादा स्वादिष्ट हैं। छोटी सेब ने कुछ अफसोस जताते हुए कहा, यह बहुत दुख की बात है कि अंकल जगत हमारे शहर में नहीं रहते, वरना हम समय समय पर साथ में खाना खा सकते थे। हा। मुझे पहले यह क्यों नहीं पता चला कि तुम इतनी लालची हो। यमन अय्यर ने अपनी बेटी की ओर देखा और मुस्कुराया। स्वादिष्ट खाना किसे पसंद नहीं होता। जब लिटिल एप्पल बोल रही थी तो उसने अपने हाथ में रखे एक लकड़ी के बक्से को ध्यान से छुआ और कहा, और ये लकड़ी की नक्काशी, ये तो वाकई अद्भुत है। ये कैपेसिटर इतने छोटे हैं और सर्किट इतने पतले हैं, फिर भी अंकल जगत इन पर ट्रेसेस उकेर सकते हैं। वो वाकई कमाल के हैं। जगत मेहरा द्वारा दिए गए लकड़ी के बक्से में अलग अलग आकार की 3 लकड़ी की मूर्तियां थीं। ये मदरबोर्ड, CPU और मेमोरी की लघु मूर्तियां थीं। ऐसा नहीं था कि जगत मेहरा 1:1 अनुपात में मूर्तियां बनाने के लिए अनिच्छुक थे, बल्कि उस समय उन्हें इतनी बड़ी लकड़ी नहीं मिल पा रही थी। जब लिटिल एप्पल पहले जगत मेहरा के घर पर थी, तब जगत मेहरा ने एक प्रोजेक्ट के लिए पहले से खरीदे गए मेनफ्रेम कंप्यूटर को खास तौर पर खोलकर उसके पुर्जे अलग कर दिए थे। उन्होंने लिटिल एप्पल को गाइड किया और खुद मदरबोर्ड, CPU और कंप्यूटर के अन्य आंतरिक पुर्जों को छूकर देखा। उन्होंने उसे विस्तार से समझाया कि वह किन किन हिस्सों को छू रही है और उनका क्या काम है। उन्होंने इसकी तुलना व्हाट्सएप पर सिखाई गई जानकारी से की। लिटिल एप्पल के हाथ में लकड़ी का डिब्बा देखकर यमन अय्यर ने आह भरी। जगत मेहरा वाकई एक अच्छा इंसान है। मुझे महसूस हो रहा है कि वह तुम्हें कंप्यूटर का ज्ञान देना चाहता है।